Hello everyone, once again welcome all of you. आपके इस क्लास में जो हमने फ्रिक्शन जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो पहला मेरा जो न्यूमेरिकल है दैट इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन of the block and trolley system, ठीक है, ट्रॉली सिस्टम shown, ठीक, if the coefficient of kinetic friction between the trolley और किसके बीच में and the surface is 0.04, ठीक है। तो हमें कोफिशिएंट दिया हुआ है, हमें टेंशन निकालना है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग? इज इट क्लियर? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and trolley system shown if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04? What is the tension in this string? इस केस में हम g क्या ले लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। और स्ट्रिंग का जो मास है हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो चलिए वो बोल क्या रहा है, देखिए ये मुझे फिगर दे रखा है, ठीक। ये एक ट्रॉली है, ठीक है, इसका जो मास है दैट इज 20 kg और ये टेंशन, ये एक टेंशन है, ये पुली से जुड़ी है और नीचे जाके एक ब्लॉक से जुड़ी हुई है जिसका मास है 3 kg और इस पे कितना फोर्स लग रहा है? 30 न्यूटन का, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, ठीक। अब अगर इधर टेंशन लग रहा है तो काइनेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी? इधर। इज इट क्लियर? चलिए अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, इसका एफबीडी बनाऊं, तो मुझे मालूम है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका एफबीडी कैसे निकलेगा? 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? 3a नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, निकल गया। इसको मैं क्या बोल दूंगा? चलिए इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अगर इसकी बात करूं, इसका मास कितना है? 20 kg, तो ये इसका वेट हो गया। तो इसका नॉर्मल क्या होगा? मास भाई mg के इक्वलिटी तो नॉर्मल रहता है, तो 20 इंटू हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 10, तो ये क्या हो गया? 200 न्यूटन हो गया। तो कैसे करेंगे बताइए? एक इधर लग रहा है, अगर इसकी एफबीडी में बात करूं तो ये और ये, तो T माइनस एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है मेरा? 20 इंटू ए, और एफ मुझे पता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन। इज इट क्लियर? चलिए टी, एफ को मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, मुझे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा है 0.04 इंटू नॉर्मल मेरा क्या है mg के बराबर 200 न्यूटन होगा, 200 इंटू 20a। ये के लिए बात समझ में आई। तो t माइनस ये हो जाएगा t माइनस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8 इज इक्वल टू 20a। ये मेरी इक्वेशन आ गई, इसके इक्वेशन को मैं दे दूंगा 2। ठीक, तो क्या मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे आएगा 22 इज इक्वल टू 23a। तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 22 बाय 23। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है, मुझे पूछा है क्वेश्चन में टेंशन हमें बताना है स्ट्रिंग का, तो मैं इसमें या इसमें, ये जो मेरी इक्वेशन से इसमें a की वैल्यू रख दूंगा तो मेरे पास टेंशन आ जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें रखूं तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 20 इंटू 22 बाय 23। इज इट क्लियर? आ जाएगा ना? तो ये आ जाएगा t माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 19.13। अगर मैंने इसको वहां भेज दिया तो t इज इक्वल टू 19, हाँ 19.13, इसको वहां भेजा तो प्लस 8, तो मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी 19 प्लस 8 27.13। ये हमारा टेंशन निकल गया। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है दो, हमें पूछा आपसे दो मासेस दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। दिस इज m1, ठीक, एंड दिस इज m2, ठीक है। और ये दोनों एक पुली से कनेक्टेड है। ऐसे करो आप, ये m1, ये पुली से कनेक्टेड है, ठीक। तो यहां टेंशन लगेगा और यहां टेंशन लगेगा, ओ सॉरी, ठीक है। इसका मास मुझे दे रखा है 8 kg और इसका मास मुझे दे रखा है 12 kg, ठीक है। टू masses 8 and 12 kgs are connected at the two ends of a light extensible string। लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का क्या है कि उसको एक्सटेंड करने पे उसका कोई मास में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दैट गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये जो पुली है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है और टेंशन भी इसका निकालना है। तो पहली बात अगर मैं बोलूं आपसे m2 इज ग्रेटर देन m1 क्योंकि उसका मास बड़ा है ना। हमारे m1 की वैल्यू क्या है 8 kg, m2 की वैल्यू है 12 kg। यहां तक बात समझ में आई। हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन, ठीक। अब इसका क्योंकि मास कम है तो जब ये पुली से ऐसे होके गुजरेगा तो मैं समझता हूं इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रहेगा। यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका वेट होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन
डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं m2 का, तो क्या होगा, मेरा नेट फोर्स मास दैट इज m2 इंटू ए, कौन सी फोर्स लग रही है इस पे, नीचे तो लगेगी mg दैट इज m2g, और ऊपर टेंशन है ना, तो m2g m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस टी। यहां तक बात क्लियर है। अगर m2 की जगह अगर मैं लिख लूं 12a इज इक्वल्स टू 12g माइनस टी, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। इज इट क्लियर? अगर मैं m1 की बात करता हूं तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा ना, तो 8a क्योंकि m1 का मास है, ये नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफबीडी में कौन से लग रहा है इसमें फोर्सेस, नीचे लगेगा m1g और ऊपर लगेगा t। अब क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो मैं लिखूंगा t माइनस m1 दैट इज m1 क्या है मेरा 8g। तो मेरी इक्वेशन क्या आई, 8a इज इक्वल्स टू t माइनस 8g, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो क्या मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं इसमें एक्सेलरेशन, देखिए t माइनस 8g हो गया प्लस 12g माइनस t, यहां तक क्लियर है। और ये दोनों 8a प्लस 12a, t से t कैंसिल, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4g, तो यहां मैं लिख सकता हूं 4g, और ये कितना हो गया 8a प्लस 12a दैट इज 20a। तो मेरे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई, इस g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने अगर 10 माना तो ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 20a। तो a की वैल्यू आ गई मेरी 40 बाय 20, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब अगर मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूं तो क्या मैं टेंशन नहीं निकाल सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं 12a इज इक्वल्स टू 12g माइनस t, तो 12 इंटू 2 माइनस 12 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माइनस t, तो ये हो गया 24 दैट इज 120 माइनस t हुआ, बताइए। तो t अगर मैंने इसको यहां भेज दिया तो ये कितना हो गया 120 माइनस 24 दैट इज t अटेंशन आ गया मेरा 96 न्यूटन, यही पूछा था। इज इट क्लियर? बात समझ में आई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फिर भी कोई अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, क्योंकि आप क्वेश्चंस करेंगे तो ही फ्रिक्शन का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना, थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा। चलिए, जितने क्वेश्चंस आप करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई कार है, कि मैं अगर क्वेश्चन लिख दूं क्या, चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं, कैलकुलेट the maximum acceleration of a moving car, ठीक है।
मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, इसका कोई कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है, so that a body lying on the floor of a car becomes stationary। ठीक है, उसने ये बोला है कि हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है कार का, सो दैट एक बॉडी उसके कार के फ्लोर पे रखी हुई है, इट विल बिकम स्टेशनरी। ठीक, अब हमें द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं एफएस लिख सकता हूं, यहां तक तो मैं समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज coefficient of static friction between the body and the floor of the, किसका फ्लोर, कार का, is 0.15। ये दे रखा है हमने। ठीक है, हमें g जो लेना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 10। तो पहला तो क्या दे रखा है हमें, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.15, ये हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन समझिए, ये एक मेरे पास कार है, ठीक है, ये इसका फ्लोर है कि नहीं, इसका कुछ वेट होगा mg, उतना ही नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, और ये एक ऑब्जेक्ट इस पे, इसके फ्लोर पे रखा हुआ है, और अगर ये वैसे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कैसे करेगा, इस तरफ मूव करेगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू n। ठीक, ये किसी फोर्स से जा रही होगी कार, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है जहां पर ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, तो वो किस केस में होगा, जब कार का और ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगी वो सेम हो या फोर्स सेम हो, तो इन दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन सेम हो। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं फोर्स की, इन दोनों कार पे और ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लग रहा हो, तभी तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा। अगर फोर्स की मैं बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दे रखा है म्यू, और जितना mg होगा उतना ही नॉर्मल होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं mg नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हमने निकाल दिया। अब मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है भाई, मैं सिंपल लिख लूंगा ना, मेरे को कुछ नहीं दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन, m से m कट गया, तो मेरे पास बचा क्या बताइए, ये 0.5 इंटू 10, मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज a। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना था, तो 0.15 इंटू 10 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये अभी रिसेंटली नीट 2023 में पूछा गया था। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने नीट के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, जेई के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, सिलेबस वही रहता है, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं,
तो देखिए मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दो टू बॉडीज of masses 10 and 20 kg, 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। are tied to a ends of light string, यहां तक बात समझ में आई। a horizontal force of 600 Newton is applied to, पहले केस में है ए पे अप्लाई होगा और दूसरे केस में बी along the direction of, ठीक है। क्या पूछा उसने, टू बॉडीज जिसके 10 केजी और 20 केजी मासेस है, kept on a smooth horizontal surface are tied to a light string। हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पे लग रहा है कितना, 600 न्यूटन का। पहले ए पे लग रहा है फिर बी पे लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन, ये हमें बताना है इन ईच केस। तो उसने बोला पहले केस में ये ए है कि नहीं, ये बी है 10 केजी, ये 20 केजी। अब इस पे कुछ टेंशन लग रहा होगा और इस पे कुछ टेंशन लग रहा होगा, बात समझ में आई। वो बोल रहा है ए पे क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है 600 न्यूटन का। तो मैं समझता हूं जब इसको खींचेगा तो ये पूरा ही मूव करेगा और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा एक क्या है, सिस्टम है कि नहीं। अगर मैं इसके फोर्स की बात करूं तो मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास मेरा क्या है 30 केजी इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स तो मुझे दे रखा है 600 न्यूटन, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 600 अपॉन 30, ये 0 से 0, ये क्या आ गया मेरा एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी एफबीडी अगर मुझे निकालना हो तो ये टेंशन लग रहा है, इस तरफ तो कुछ नहीं लग रहा, ये 20 केजी है, तो इसका एफबीडी क्या बनेगा भाई, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये टेंशन क्या है, ये भी एक फोर्स है, तो T इज इक्वल्स टू मास मेरा क्या दे रखा है 20 इंटू एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला 20, तो मेरा टेंशन क्या आ जाएगा 400 न्यूटन। बात समझ में आई। तो ये मेरा टेंशन निकल गया, ठीक। अब ये तो पहला केस हुआ, ठीक, बात समझ में आई। चलिए देखिए
ये इसको खींच रहा था तो ये पूरा एक सिस्टम हुआ। अगर इसकी एफबीडी की मैं बात करूं तो ये फोर्स ही लग रहा है इस पे, तो टी भी एक फोर्स है और एक्सेलरेशन मैंने ये निकाल लिया है, तो टेंशन इस केस में 400 न्यूटन हो। इज इट क्लियर? अब वो बोल रहा है कि जो जो 600 न्यूटन है वो कहां लग रहा है, बी के ऊपर लग रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेन। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो आप, ये मेरे पास ए है, ये टी लग रहा है, ये बी है, और इस डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, दैट इज 600 न्यूटन। इसका 10 केजी है, इसका 20 केजी है। तो जब ये इसको खींचेगा तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे, तो इस केस में एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक पूरा सिस्टम होगा। अब F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, 600 न्यूटन दे रखा है ना। मास मेरा क्या है, 30। तो एक्सेलरेशन तो इस केस में भी क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब अगर मैं इसका एफबीडी निकालूं, ये टी, ये ए, और इसका मास क्या है 10 केजी, तो टी भी एक क्या है, फोर्स है ना। तो T इज इक्वल्स टू एम ए, तो T मेरा मास क्या है 10 केजी और एक्सेलरेशन मैंने निकाला 20, तो मेरा जो टेंशन आएगा दैट इज 200 न्यूटन। तो हमने पहले केस में भी निकाल लिया और दूसरे केस में भी टेंशन निकाल ली। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करता हूं इसमें बहुत इजी है, आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, फ्रिक्शन हमने पढ़ा, इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। उम्मीद करता हूं अब जब आप एग्जाम्स में करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब एक और कंसेप्ट हम समझने जा रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। चलो एक उससे समझते हैं। देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास, रखा है। अब इस पे इस तरफ तो फोर्स लग रही और इस तरफ क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, या इसको ऐसे बोलो, है ना, इसको ए एफ सी बोल देते हैं। और यहां क्या है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का जो रिजल्टेंट है। अब हम रिजल्टेंट समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि रिजल्टेंट क्या होता है ना। तो चलिए, ठीक, ये मेरा क्या हुआ, नॉर्मल हुआ, ठीक है। हाँ, अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो रिजल्टेंट है और ये जो एंगल है थीटा, यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, ठीक, तो ये जो बीच का फ्रिक्शन है, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं म्यू इंटू एन, बोलते हैं ना। तो ये जो नॉर्मल
और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच का रिजल्टेंट है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये है हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, ये अब मुझे मालूम है tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो नॉर्मल, देखो यहां समझ लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, फोर्स, दैट इज म्यू इंटू एन, और बेस क्या है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल, एन से एन कट गया, तो मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। यही होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या फिर हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। वो आपसे ये पूछ सकता है कोफिशिएंट दिया हुआ है ना, या फिर एंगल दिया हुआ है, आप कोफिशिएंट निकालो, या फिर कोफिशिएंट दिया हुआ है, आप एंगल निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरीके का एक और एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा। ये डेरिवेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आप समझ लीजिए कि कैसे होता है ना। चलिए अब एंगल ऑफ रिपोज समझते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक, एंगल ऑफ रिपोज। चलिए इसकी डेफिनेशन में आपको लिखा देता हूं, द एंगल ऑफ incline, angle of incline at which an object begins to, क्या समझ में आया इससे, begins to slide। वो एंगल जब कोई ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देता है, उसका जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। और इसका भी फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू। इसको हम काय से डिनोट करते हैं, अल्फा से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये है ब्लॉक। अब इसका अगर मैं, ये तो कंपोनेंट मैंने निकालना सिखाया है पिछले क्लास में। तो ये क्या होता था, mg cos अल्फा, और ये क्या होगा बताइए, नॉर्मल। अगर ये mg sin अल्फा है तो ये क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। भाई अगर नीचे स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल कहां लगेगी, ऊपर की तरफ, दैट इज म्यू इनटू एन। तो मैं बोल सकता हूं n इक्वल्स टू, ये जो इसका mg है इसी के बराबर तो नॉर्मल होता है, तो n इक्वल्स टू mg cos अल्फा बोल सकता हूं। इसको इक्वेशन में 2 दे देता हूं। ठीक है, और ये जो फोर्स है दैट इज म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू, ये इसके बराबर है mg साइन अल्फा। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी। यहां तक बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, अगर mg है तो उसके अपोजिट में नॉर्मल लगता है, और अगर ये इधर स्लाइड कर रहा है mg साइन अल्फा अगर कंपोनेंट है तो इसके अपोजिट में फ्रिक्शन होगा, दैट इज फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। तो यही हमने यहां पर लिखा है।
ठीक है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, n से m कट जाएगा, म्यू है ना, mg से mg कट गया, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, दैट इज tan अल्फा। इज इट क्लियर? तो ये आ गया है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। यही होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोर्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक चीज और है, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अगर किसी चीज को मेरे को पुश करना हो, जैसे कोई कबर्ड है, अगर उसको पुश करना है या फिर उसको पुल करना है, तो पुश करना इजी होगा या पुल करना इजी होगा? देखिए ऐसे समझ लेते हैं, हमेशा होता है कि हम जब भी आपने नॉर्मली देखा होगा कि कोई भी चीज को खींचो तो हम पुश करने से इजी थोड़ा पुल करना होता है ना? ऐसा होता क्यों, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक है मेरे पास है, तो जब भी हम किसी चीज को पुश करेंगे तो आपने देखा होगा हम एक नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, दैट इज इस तरीके का लगाते हैं ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ, तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हमारा एफ कॉस थीटा, और नीचे जो होता है दैट इज एफ साइन थीटा। कंपोनेंट बनाना मैं सिखा चुका हूं। अब इसका जो वेट है दैट इज एम जी, और ऊपर जो लगेगा वो है नॉर्मल। अब ये एम जी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पुश करने में क्या आ गया, एफ साइन थीटा और आ गया, है ना? तो मेरा नॉर्मल क्या हो गया, नॉर्मल क्या हुआ बताइए? मुझे मालूम है फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, है ना? तो मेरा नॉर्मल क्या हुआ, वो इसके बराबर होता है, लेकिन यहां पर तो एक और आ गया एफ साइन थीटा, एक कंपोनेंट और आ गया, तो मैं लिख सकता हूं एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो मुझे क्या है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही, क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा आ गया, ये चीज नोट करने वाली है ना? अब पुल के केस में क्या होगा, जब मैं खींचूंगा उसको, तो आपको पता है मैं ऐसे खींचूंगा तो उसका एंगल कैसे बनेगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, ये बनेगा। तो कंपोनेंट मेरा क्या बना, एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। अब नीचे अगर एम जी लगेगा, लगेगा ना, तो ये क्या हुआ, तो अगर इसका मुझे नॉर्मल निकालना हो तो क्या निकलेगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसलिए हम जब भी कोई चीज को पुल करते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन पुश करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है इसकी वजह से, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट उसके वेट के साथ साथ नीचे की तरफ आ जाता है। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, व्हाई पुलिंग अ ब्लॉक इज इजियर देन पुशिंग अ ब्लॉक। ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है ना? नॉर्मली ये नहीं पता रहता, लेकिन ये डेरिवेशन भी कई बार पूछ लेते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स, हमने फ्रिक्शन समझा। एक चीज और हम भूल गए हैं, दैट इज डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। खैर वो आप थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं। चलिए, ठीक है। अब पहला तो जो एडवांटेज है
दैट इज वॉकिंग, कि हम वॉक कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक ही नहीं कर पाते, हम क्या करते? स्लिप कर जाते। ठीक है। अब दूसरा, अलाउज व्हीकल्स टू मूव। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे जो गाड़ी है, जो स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, वो मूव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन टायर और रोड के बीच में नहीं होता तो हमारी गाड़ी स्लिप कर जाती, वो आगे की तरफ मूव ही नहीं कर सकती थी। फिर तीसरा, ब्रेक्स। अब ब्रेक्स का मैकेनिज्म भी क्या है? जैसे अगर हम ड्रम की बात कर रहे हैं तो वो उसमें फ्रिक्शन होता है, उसके जो कपलर्स होते हैं उसमें फ्रिक्शंस की वजह से वो ऐसे पकड़ लेता है और गाड़ी को स्लो कर देता है। या फिर हम ब्रेक पैड्स की बात करें तो उसमें भी ऐसे रबराइज मटेरियल होता है जिससे वो उसको टच करता है, उससे फ्रिक्शंस की वजह से वो गाड़ी रुकती है। अगर ब्रेकिंग मैकेनिज्म, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी गाड़ी रुक ही नहीं पाएगी, कोई ब्रेकिंग मैकेनिज्म ही नहीं होगा। ठीक है। अब अगर एडवांटेज की मैं बात करूं तो क्या अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हम लिख सकते हैं? क्या राइटिंग कर सकते हैं? अगर उस पेज में अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप लिख ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि आपका हाथ स्लिप कर जाएगा। उस फ्रिक्शन की वजह से हम लिख पा रहे हैं। ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स ट्रैक्शन फॉर क्लाइंबिंग एंड रनिंग। क्लाइंबिंग एंड रनिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो हमें ट्रैक्शन नहीं मिलता, तो हम क्या करते? क्या हम ऊपर चढ़ सकते थे? क्या हम उस पैर पे जो फ्रिक्शन की वजह से हम उसको फंसा लेते हैं और ऊपर ट्रैक कर जाते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं? अगर वो ट्रैक्शन नहीं होता तो क्या हम क्लाइंब कर सकते थे? नहीं ना। इसलिए फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस आपको क्या समझ में आता है? कि अगर फ्रिक्शन है तो वो मोशन को रोकेगा, इट अपोजेस द मोशन। तो हमें क्या है? ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। उसे अगर हम कार व्हीकल की बात करें तो अगर फ्रिक्शन होगा तो वो अपोज कर रहा है मोशन को, तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो मशीन को फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, पेट्रोल ज्यादा यूज होगा, है ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक। दूसरा, अब जैसे ब्रेकिंग मैकेनिज्म की बात करो तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं, अगर फ्रिक्शन है तो वो उससे रगड़ खाएंगे, तो वियर एंड टीयर ज्यादा होगा, हमें बार बार ब्रेक पैड्स बदलने पड़ेंगे, मूविंग पार्ट्स जो होते हैं, है ना, तो वियर एंड टीयर ज्यादा होगा। ठीक। अब अगर फ्रिक्शन ज्यादा है, जैसे कोई ब्रेक की हम बात कर लेते हैं, अगर रगड़ खाते हैं तो वो क्या है? हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ब्रेक पैड्स को डैमेज कर रहे हैं। दैट मींस वो मशीनरी को फ्रिक्शंस की वजह से डैमेज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है? इफिशिएंसी रिड्यूस हो रहा है मशीन्स की। इट रिड्यूसेस द efficiency of machines। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, फ्रिक्शन क्या होता है वो समझ लिया, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमने फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसमें दिया हुआ है इसलिए हम इसमें भी पढ़ेंगे, कुछ डेरिवेशंस हैं उसको करेंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, इस तरीके का कंटेंट हम आपके लिए ला सकें।
टिल देन गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।